चिन्ह में तुम अपना नाम क्यों नहीं बदलते, चिंटू क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल सर छोटा सा जो है। नाम है वही तो रखा है, ऐसे अगले कैसे क्लास बोल। से चिंटू के नाम से आया करो तुम। नहीं वो नहीं। रिकॉर्डिंग मिलेगी तेरे को, देखना। एड जॉब्सन, केक होता है ना, केक के ऊपर क्या लगे होते, क्रीम। तो क्रीम पूरे सरफेस पे लगा होता है ना, वही क्या हो गया, एड जॉब्सन हो गया। जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा लकड़ी है, उसको पानी में डाले निकाल लिया, तो लकड़ी के चारों तरफ सरफेस पे क्या लग जाएंगे, पानी अटक पानी। जाएंगे ना। पानी। तो वो पानी। पानी पानी हो गया, फिर एडजॉर्प्शन बोलते हैं उसको। और अगर स्पंज डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना। हाँ, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। पानी अगर लकड़ी के अंदर चला गया तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। और अगर सरफेस, एब्जॉर्प्शन। हाँ सरफेस पे रह गया तो क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तो यार डेफिनेशन कैसे लिखूं मैं, लिखता हूँ। तो हम समझ गए। समझ गए ना? हाँ। ना ना सर, लिख डालो, नोट्स आ जाएगी ये आपको। समझ गया, चिंटू नहीं लिखेगा। अरे लिखूंगा। नोट्स तो मेरे पास पड़े ही थे यार, तुम लोग बोलते अभी ना। मैं पीडीएफ जिसका देखना, एवरी लिक्विड और सॉलिड सरफेस हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मॉलिक्यूल। तुम लोग के पास भी टेंडेंसी है ना दूसरों को अट्रैक्ट करने की, क्या रे चिन्मय, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना। चिंटू तेरे पास चिन्मय एब्जॉर्ब है। molecules from outside and retain them on the surface is known as फलाना। लिख लोगे ना, पीयूष नहीं आया क्या आज? आया हूँ ना। अच्छा, तो मैं तो मैथ्स में चला गया था, मुझे लगा अभी मैथ्स। इसी में ऐसे ही मत डूब जाया करो तुम, जहाँ पे तुम्हारी क्लास है वहीं पे आया करो। सर ये लिखे कि ये आपने वो बोर्ड में लिखवाई थी वो, अभी कौन सी हम माने? देखो अभी जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखोगे, अब एनी टाइम एक जैसे तो नहीं होंगे ना, थोड़े चेंज वेंज तो होंगे। मतलब वही है जो बोर्ड में भी लिखा है वो भी सेम है, ये भी सेम है। सेम लैंग्वेज डिफरेंस, तो वही है। कान उल्टा पकड़ना है। और करके लिख सकते हो, छोटा वाला एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। थोड़ा स्पीड में आप लोग लिखना ताकि अपन ज्यादा पढ़ा सके। ऑन सरफेस, तो चिंटू बहुत धीरे लिखेगा। चिंटू ना, मैं सेकेंड लास्ट लाइन पे हूँ। अब जल्दी लिखने के चक्कर में स्क्रीनशॉट मत टेप लेना। आप तो फोटो मंगवाना अगर वो बोले ना ऐसा। हाँ, बोले आपसे लिखने से पहले ही हो गया है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखना। एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल सबसे पहला है एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। एडजॉर्प्शन ऑफ फलाना मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। फलाना जी। हाँ वही फलाना जेल है। अब कोई भी मटेरियल खरीदते ना, देखना ये सिलिका का छोटा सा पैकेट दिया जाता है ना। अब तो यार ये सूझ बूझ भी खरीदते हो उसमें भी दिए रहते ही है। हाँ, नहीं बोतल के अंदर होता है। सेकंड पॉइंट है डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। सर। हाँ बोलो बोलो। ये पहले वाले एग्जांपल का मतलब क्या हुआ? पहले वाला एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, जो सिलिका जेल होता सिलिका है ना, जेल क्या होता है? क्या सिलिका होता जेल, है? अब उसको क्या करता, वो एडजॉर्ब कर लेता अपने सरफेस के ऊपर। सर पर वो होता क्या है? तो आप मुझे नई तो बोतल example बता खरीदता है उसमें व्हाइट पैकेट नहीं होता छोटा सा? अरे सिलिका जेल यार, कुछ भी नए अच्छा बोतल वो। तो खरीदने हैं। हाँ हाँ, समझ या गया छोटे समझ से गया। पैकेट में दिया नहीं जाता, बिल्कुल छोटा छोटा ऐसा सर्कुलर टाइप पे। लिखा होता है कि यस सर, वो में मत पैकेट देखना। वो इस अरे सिलिका वो जेल होता टॉफी है। जैसा। हाँ, टॉप खाना मत, हाँ वही। वही वाला।
मॉइस्चर को क्या करता है, रिमूव करने का काम Good by activated डिकलराइजेशन ऑफ शुगर बाई एक्टिवेटेड चारकोल। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो चीनी होते हैं ना, चीनी उसके अंदर क्या होते हैं, काले काले कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। तो वो काले काले जो शुगर होता है ना, उसको पास करवाते हैं अपन किससे, कोक से, एक्टिवेटेड चारकोल। थोड़ा हाई काला कैटेगरी का, सफेद हाँ, जो काला काला होगा ना उसको अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, और पास किसको करेगा, बस शुगर को, तो व्हाइट हो जाता है वो। ये आरओ में हो भी गया। यही होता है ना, एक्टिवेटेड चारकोल सब। इसमें ये आरओ में वाटर प्यूरिफायर सब। उसमें तो एसपीएम लगा होता है ना। उसमें मतलब तो बहुत सारी कुछ भी हो जाता है। कुछ भी कैसे हो यार, आरओ में दारू अरे। थोड़ी निकलेगा, पानी निकलेगा ना भाई, बोले अरे कुछ भी हो सर, गया। ऐसा ऐसा कुछ भी लिखा होता है, समझ ही नहीं आता क्या लिखा यार तुमको चिंटू अपने पानी घर है, पे आपका इंस्टॉल करवाएगा। अब पानी है, इतना पर्सनल तगड़े से फिल्टर होके थोड़ी निकलेगा कि दारू आ जाएगा उसमें। पानी है। यही सर है। आपके घर पे है आरओ? मेरे घर में जो आए हुए ना बेटा, सर दूसरे टाइम। हम सबके घर पे आरओ होता है, चिन्मय के घर पे ओएच होता है। देखना इधर। कुछ भी। अब ऐसा है, नेक्स्ट में थर्ड थर्ड है एग्जाम्पल, जो कोल माइंस होते हैं ना, कोल माइंस में क्या होते हैं, नीचे जाकर के आदमी अंदर वो रिसर्च वगैरह काम करते रहता है ना, तो नीचे से बहुत ज्यादा क्या होता है, जहरीली गैसें निकलती है। और अगर वो गैसें अंदर चला गया तो आदमी में क्या हो जाएगा, ऊपर रब चला रब जाएगा। के प्यारे नीचे हो जाएगा, जाएगा। लेकिन जाएगा मोह ऊपर। माया से मुक्त हो जाएगा। तो एक मास्क लगाता है, गैस मास्क। वो गैस मास्क क्या करता है, जो भी होते हैं ना, हाँ, जो भी ये फालतू गैस होते हैं उसको ऊपर ही एडजॉर्ब कर लेते हैं, बाकी किसको पास करेगा, ऑक्सीजन को। अब ऐसा मास्क मत लगा लेना कि ऑक्सीजन को भी एडजॉर्ब कर ले। ठीक है। सर ये चिंटू करेगा। मैं जाऊंगा ही नहीं इतना नीचे। और जो मास्क होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत मतलब ऑक्सीजन थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन को भी कर लेता है, थोड़ा बहुत ही करता है, आपने ज्यादा ट्राई करेगा किया? तो फिर मुश्किल है ना। हाँ, एडजॉर्प्शन ऑफ डेंजरस गैसेस भाई, गैस मास्क। एब्जॉर्प्शन समझ में आता है ना तुम लोगों को, एब्जॉर्प्शन। हाँ। तो इसको मैं हटाता हूँ। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे पानी है तो पानी लकड़ी पे नहीं रहेगा, लकड़ी के अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाए। अंदर। यह एब्जॉर्प्शन। सर Yes, सर sir. सर वो बाकी था। मेरा तो हो गया। सर फोटो मंगाओ चिन्मय से। सर भेजो। मैं जिनमें अभी फोटो दूसरे टाइप, फोटो किसको किसको भेजते हो तुम जिनमें? सर आप बोलोगे तो अभी नोटबुक की फोटो आपको भेजूंगा। हाँ, नोटबुक। सर नोटबुक वाले नहीं पूछ रहे। फोटो मंगाता है, बाद में नहीं जाता नहीं, है। मैं तो नोटबुक वाले ही पूछ रहा हूँ। उदय। देखना, अब दूसरा फोटो भेज देगा तो फिर दिक्कत है ना। इसको हटाऊं? हाँ सर, हो गया। सर देखो यार, नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। हाँ, डिफरेंस बिटवीन एक लेटर। एड एंड एंड एब। एविड विलियर्स। एडम गिलक्रिस्ट वर्सेस एविड एवरीडे विलियर्स। विल। एडम गिलक्रिस्ट यार, अच्छा था। हाँ, एडम गिलक्रिस्ट जो था ना, ठीक है, हाँ। ये वो फिल्टर कर लेता था बॉल को, उसका और एबी मतलब। डिविलियर्स भी अच्छा खेलता था। अमन तेरी और आधी तो आवाज ही नहीं आती है। अमन पता नहीं यार, बैठा है वो जामनगर के बाहर, दीव में बैठा है क्या रे। बोल के चला जाता है, आवाज ही नहीं आती है। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन देखना, ये तो एडजॉर्प्शन जो होता है ना, वो सरफेस फेनोमेना होता है। हाँ। सरफेस फेनोमेना। और वो थ्रू आउट द बल्क। और ये ऐसे चला गया ना, मतलब इसके ऊपर टिपकेगा, सरफेस के ऊपर ही लगे ना ऐसे।
ये देखो किंसुक केक बना दिया मैंने ना बेटा, बस बीच में किंसुक लिखना है। फिर केक के इसका आजू बाजू फर्स्ट क्या? पॉइंट, एक थोड़ी है। केक के अच्छा, आजू वो बाजू भी क्या केक, है वो भी बेटा? केक जो केक है। लग रहा ये है, जो लग रहा है ना किंसुक वही खिलाएगा तेरे को। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, ये वर्ल्ड फेनोमेना होगा। वर्ल्ड फेनोमेना मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर में आकर के ऐसे इस तरह से। सेकंड पॉइंट है, एडजॉर्प्शन जो होगा ना टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। इंक्रीज। हाँ, और ये वाला क्या होगा, ये मैं समझा रहा हूं आपको। इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट से चलते रहेगा ये। कभी ना कभी तो रुकेगा ना। बिल्कुल भर जाएंगे तो रुकेंगे ना, लेकिन स्टार्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक ऐसे ही चलते रहता है। जैसे देखो H2O हो गया, H2O प्लस सिलिका जेल, इसके एग्जांपल दे रहा हूं मैं। H2O प्लस सिलिका जेल, ये H2O को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अगर आपने ना क्या रखा है यहाँ पे H2O प्लस एनहाइड्रस CaCl2, तो ये तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, CaCl2 डॉट 6H2O बना लेता है। हाँ, नोट करो आप। हो गया सर। और तीसरा पॉइंट आप दोनों में डेफिनेशन टाइप सकते हो। सर वो भी होगा ना, एक फास्ट होता है एक स्लो होता है। फास्ट और स्लो, अगर फिजी जॉब्सन केमी जॉब्सन में बात करेंगे ना वो। अरे हाँ, कहाँ सर होती है उसमें। इसमें क्या सर, सर ये हाँ डेफिनेशन बोलो, एब्जॉर्प्शन लिखवा दो ना। क्या? क्या बोल रहे हो? एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं लिख लोगे यार खुद से? मैं भेज दूंगा तुझे अमन। बोर्ड वाली, ठीक है। हाँ, एक तो मैंने लिखा रखी है, दूसरी खुद से भी लिख सकते हो आप। चलो इसको मैं हटा दूं ना। यस सर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पे। अच्छा रुको रुको एक मिनट। हैं? तुमने नोट कर रखा है ना पहले? आपने बोला ना फिर से करो, तो अभी कर रहा हूँ। ऐसी बात है। हाँ हो गया सर, आप हटा दो। ये absorption में retain on surface की जगह retain them inside, बस वही चेंज आएगा definition। हाँ, उसमें पेंट्रेट करके मॉलिक्यूल जो भी होगा जिस सरफेस के ऊपर चिपकने वाला होगा उसके अंदर चला जाएगा। आगे अभी आएंगे डेफिनेशन, आप टेंशन ना लो। चलो देखना, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो होगा ना, ये दो टाइप के आपको मिलेंगे। मतलब एडजॉर्प्शन के अंदर एक तो आपको एडजॉर्बेट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस के ऊपर क्या करेगा, मॉलिक्यूल चिपकेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एडजॉर्बेंट है। और जैसे पानी है, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी आके उसके ऊपर चिपक गया, वो क्या हो गया, एडजॉर्बेंट है। जैसे मान लो ना ये ऐसे मैंने दिया, तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस पूरा का पूरा ये क्या है, एडजॉर्बेंट। और इसके ऊपर जो भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट। और वो सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह। हाँ, समझ में आया? अब आप बताओ, एक ना ये जो इसका मास होता है एक्स, एक्स अगर अभी अपन थोड़ा देर में यूज करेंगे, ये होगा अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और एम जो होगा
अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, और एक्स अपॉन एम, इसको बोलेंगे अपन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ROA, रो। अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो बताओ XYM कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नोट कर लो। हो गया? यस सर। चलो इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सर नहीं हुआ है अभी। क्या करते रहे अमन टन्ना तुम? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अरे, बारात में आए हो क्या तुम? नहीं सर रुको। चलो सर वो डायलॉग मार रहा है, अभी तो मैंने स्टार्ट। ऐसा किसने बोला? मतलब मैंने तो दोनों समझ के बोला था। एग्जाम देके आओगे ना, उसके बाद मैं भी डायलॉग मारूंगा। और फिर हम तो सब कौन सा? मिलकर डायलॉग। तो आप बताओ तो सही, कौन सा वाला मारोगे? अभी थोड़ी ना बताऊंगा। सर लास्ट वाला है, और रेट वाला बाकी है, रेट वाला। रेड वाला बाकी है। कौन सा लिख रहा है? रेड से लिखा ही नहीं सीधे। चिन्मय के घर पे आयकर विभाग की रेड पड़ गई तो हम क्या करेंगे? तुम चिन्मय के घर की क्यों टेंशन ले रहे हो? चिन्मय दोस्त है ना अपना, इसलिए। वरना दोस्त नहीं होता तो हम बात भी नहीं करते। हाँ, दोस्त है। अच्छा बेटा, कौन सी रेड? आयकर विभाग की। चलो इसको हटाते रहे, तुम बहुत हाँ सर। नेक्स्ट में ऐसा है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। बोले फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। हेडिंग बनाओ जल्दी से। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहला, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब समझ रहे हैं ना? सॉलिड लिक्विड गैस जो उसके ऊपर चिपकेगा। हाँ, एग्जाम्पल, H2 gas is more adsorbed on platinum surface। तो सैचुरेशन वाली रिएक्शन करवा देते ना, उसमें H2PT लेते थे अपन, C डबल बॉन्ड C H2PT, और ये क्या बन जाता है, C सिंगल बॉन्ड C। तो इस पे ना ये ज्यादा अट्रैक्ट होता है, H2 मॉलिक्यूल जो होता है प्लेटिनम सरफेस के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो एक तरह से वो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट को डिफाइन कर रहे हैं, ऑन सरफेस देन आयरन। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ क्या, एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट बताओ। एग्जाम्पल इसके भी लिखाता हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल विल एडजॉर्ब मोर क्या, SO2 देन O2। अगर O2 को ज्यादा कर लिया, SO2 को कम,
सब समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा। थर्ड में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करें अपन तो अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा ना, क्योंकि उतना ही जाकर क्या होगा, चिपकेगा मॉलिक्यूल। हाँ। एक सरफेस एरिया छोटा है, एक बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इस पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा ना इस वाले पे। सरफेस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, सरफेस एरिया पे। चलो नोट करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया। यस सर। नहीं नहीं सर, एक एक सेकंड रुको, एक मिनट। अमन हो गया रे तेरा। सर अभी तो मैंने खत्म किया है, खत्म किया मतलब? मतलब अभी हम लास्ट को बोले बना रहे हैं और बन गए, खत्म हो गया। अच्छा चलो फिर बनाओ जल्दी से बोले। हो गया हो गया। हो गया। चलो फिर नेक्स्ट देखना अभी। क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम सुने तुम लोग? क्रिटिकल हाँ। कौन सा पॉइंट है? 27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर? above which हाँ, gas cannot be liquefied, ऐसा होता है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोई भी गैस क्या होती है, लिक्विफाइड नहीं नहीं होती है। होती। तो ऐसा है देखना। अगला पॉइंट थर्ड या फोर है? फोर। फोर्थ, फोर्थ में देखना ऐसा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जो जितना ज्यादा लिक्विफाइड होगा उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा ना। लिक्विफाइड होने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना गैस के बीच में। आप ऐसे समझो, गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर एडजॉर्ब। देखो टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का आप बढ़ा रहे हो, याद करो ए और बी जो होता था ना ये वंडरवॉल गैस कांस्टेंट होते थे। वंडरवॉल गैस कांस्टेंट, जहां पे ए जो होता है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेंशन करता है, और बी क्या होता था, करेक्शन इन वॉल्यूम। वो V/4 होता था ना, बी तो करेक्शन इन वॉल्यूम। तो अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी ना भाई। क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? एक ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ए ज्यादा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है ना। हाँ तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब लिक्विफाइड क्या होगा, ज्यादा होगा। जल्दी। हाँ तो लिक्विफिकेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये लिक्विफिकेशन एड्सॉर्प्शन में तो लिक्विड और सॉलिड ही चलते हैं ना। क्या बोल रहे हो आप? एड्सॉर्प्शन में लिक्विड सॉलिड गैस तीनों चलते हैं कि खाली लिक्विड और सॉलिड? लिक्विड सॉलिड गैस सारे आएंगे ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर तीनों के तीन चलते हैं तो? तीनों के क्या बोल रहे, तीनों के मतलब लिक्विड गैस और सॉलिड तीनों चलते हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे एक पे आप एक ही करवाओगे ना एडजॉर्प्शन, एक साथ सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का थोड़ी करवाते हैं। नहीं मतलब तो लिक्विफाई करने की जरूरत भी नहीं है ना, गैस से डायरेक्ट एब्सॉर्ब हो सकता है। अरे भाई लिक्विफाइड देखना है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर लिक्विफिकेशन है मतलब मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये फील करते हैं तो ये आके पहले यहाँ टिपकते हैं, चिपकेंगे, ओके ओके ओके। अभी एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा ना। नोट करो। चिन्मय हो गया। हाँ। क्या?
हाँ ये सर। सर साइड वाला है ना, ये तो समझाने के लिए। क्या लिखा? अब वो समझाने के लिए अभी मैंने लिखा था। सर हो गया सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर ये अपने वहाँ पे क्या लिखा है ए कॉमा बी के सामने? वो कांस्टेंट गैस वंडर वॉल गैस कौन? वंडरवॉल गैस कांस्टेंट। जैसे बी आपको ना गैस कौन? H2 हो गया, N2 हो गया, CO हो गया, बोले रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ का ध्यान में रखना है। इसका 33 होता है, केल्विन में बता रहे हैं। ये सर आपने टेबल लिखा था। 134 होता है CH4, CH4 का 190, CO2 का 304, बाकी एक NH3 का पूछता है 406, SO3 430। आपसे पूछ दिया CO 26 N2 किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, बोलो रे। COH2N2 में किसका? CO का, सबसे ज्यादा CO, के बाद किसका फिर होगा? N2, और H2। N2, फिर H2। नोट कर लो, N2H2 में ध्यान रखो, ये क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है नीचे। हाँ तो क्या वो लिखा याद हुआ याद थोड़ी रखना है क्या? है? 4-5 कॉमन है, वो पूछते रहते हैं आपसे, जैसे H2, N2, CO2, NH3। ये वैल्यू ये वैल्यू नहीं पूछते, वो तेरे से पूछेंगे क्या कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा है, तो ये डिसाइड तो वैल्यू से ही होती है ना। सर वो 190 है ना CH4 का। हाँ नोट हो गया? नहीं सर। यस सर। हटाए ना अब। हाँ सर। देखना नेक्स्ट है, कौन सा पॉइंट आएगा? 5th। अब Fifth। fifth वाला जो पॉइंट हो गया ना, इसको अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि सर pressure सर of- सर 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 वो बाकी था। तो भाई कहाँ तक लिखे थे? अरे सर मुझे 1 सेकंड के लिए बाहर जाना पड़ा था, मतलब थोड़े टाइम के लिए। हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब ये मेरे को हटाना पड़ेगा, भेज देना उसको कोई दे। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, इन दोनों को अभी थोड़ी देर में अपन देखते हैं तो प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसके बाद हेडिंग बनाना आप थर्मोडायनेमिक एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक एडजॉर्प्शन। देखो थर्मोडायनेमिक की थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक एडजॉर्प्शन। अब तुम क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऐसा। अरे एक ही और कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है ये, आपको पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स जितने भी रिएक्शन होते हैं सबके सब क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू ध्यान रखना क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव, ये निगेटिव होगा। डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? निगेटिव। आप एक बात बताओ, जैसे ये मान लो ना यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इधर है, यहाँ के एंट्रोपी जो होगी, एंट्रोपी समझ में आता है ना, मेजरमेंट ऑफ क्या होते हैं? रैंडमनेस। एंट्रोपी एस बाय रैंडम डेल्टा एस। एडजॉर्प्शन वाला प्रोसेस हुआ तो एडजॉर्प्शन वाला प्रोसेस होने के बाद ऐसा हो गया होगा, और इसकी एंट्रोपी जो होगी यहाँ पे मैंने S2 मान लिया,
तो आप बताओ डेल्टा एस जो होगा S2 माइनस S1 पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी? नेगेटिव। अरे यहाँ पे रेंडमनेस ज्यादा है ना पहले में, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब मॉलिक्यूल आके बिल्कुल यहाँ पे ऐसे क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, तो रेंडमनेस कम हो गया। तो रेंडमनेस कम हो गया तो पक गए। निगेटिव होगी ना। समझ में आ रहा है यस आपको? सर। डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अब बताओ डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है, किसमें? एडजॉर्प्शन में। और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस एच डेल्टा टी एच माइनस टी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एच एच डेल्टा एस। माइनस टी डेल्टा एस। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस आएगा, हाँ यही आएगा ना, प्लस वही आएगा ना। सर प्लस आएगा। प्लस लगाया, वही डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, प्लस टी हाँ। डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है, तो ओवरऑल सबके सब क्या आ गया, निगेटिव आ गया। नेगेटिव। इसका मतलब एडजॉर्प्शन जो होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो इससे यही पता चलता है कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस नोट कर लो, कट होते होते तक टेप लेना है आप लोगों को। हो गया? हाँ सर। नहीं नहीं सर नहीं। इसके बाद आ जाओ आप लोग जल्दी से। अभी रिवीजन है ना। एस ब्लॉक 16 वाले ग्रुप की रिवीजन होगी। हाँ पढ़ के आए उस ग्रुप में? तो एस ब्लॉक एस ब्लॉक नहीं 16 ग्रुप। अरे 16 ग्रुप అవునా ऐसा? थोड़ा सा एनसीईआरटी अभी पूछ लेता हूँ ना मैं, पता चल जाएगा मेरे को पढ़ के आए कि नहीं तुम लोग। किसने किसने पढ़ के आया है? किसी ने नहीं? सोडा कब सुधरोगे समझ में नहीं आता मेरे को। कोई 16 ग्रुप एनसीईआरटी से पढ़ के आए हो तुम लोग? कोई नहीं? ऐसे में कुछ नहीं हो सकता, बस क्लास करते रहो आप 1 साल तक कंटिन्यू। बच्चे बिल्कुल 1 महीने बचते हैं तो पूछते हैं कि अब क्या करें। तो तुम लोग ना अपने आप को उस टीचर की जगह पे रख के सोचो कि अगर तेरे से कोई पूछता 1 महीना पहले तो तुम क्या उनको सजेस्ट कर सकते हो? तो तेरे को फीलिंग आएगी कि अच्छा इस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, अब पहले से अपन किए नहीं तो। अभी तो आप एक एक चैप्टर का पेपर दे रहे हो बेटा, फिजिक्स में भी एक, केमिस्ट्री में भी एक। जब एक साथ आएंगे ना सबके सब, टोटल के टोटल 50-60 चैप्टर एक साथ, फिर पता चलेगा आप लोगों की कितनी पानी में हो। अभी तो जामनगर में 100-200 बच्चे, उनके साथ तुम लोग कंपटीशन कर लेते हो कि अच्छा इनसे बेटर है मेरा, इससे ज्यादा है कम है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। चलो ग्रुप 16 पे आते हैं। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम होगा। ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ये नॉन मेटल होंगे। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी और कंटिन्यू इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तुम लोगों का कुछ है ही नहीं, बस पढ़ाते रहो आप, कुछ नहीं होने वाला है। मेटेलॉइड्स, पोलोनियम जो होगा क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? चाल। चैल्कोजेंस भी बोलते हैं अपन।
क्यों? इसको कभी कभी चाल्कोजेन भी बोला जाता है क्योंकि द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स because a large number of metals ores are oxides और सल्फाइड्स। ठीक है, क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं मेटल के और जो होते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको चाल्कोजेन्स बोला जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में मिड आईटी आया था ना, तो एक मीत का बैच था, उसी में मनराज कोटिये था, मीत था, वैभव मिश्रा थे और भी 8-10 बच्चे थे। जैसे तुम लोग का ये 12-13 लड़कों का ग्रुप है ना, मतलब जे एडवांस का बैच, उनके पास पे बिल्कुल यही थे। और जैसे जो तुम लोग के पास दिमाग है ना, सेम डिट्टो, मतलब मेरे को फीलिंग आती है वही वाली बैच है, और वो सबके सब अच्छे जगह पे है। वो इसलिए अच्छी जगह पे है ना क्योंकि लास्ट तक वो मेहनत करते रह गए थे। तुम लोग पे एक चीज बोला जाता, वो नहीं करके आते हो। एक बार पी ब्लॉक आप पढ़ते आधा 1 घंटे का टाइम देते, 2 घंटे का, आपको बस पढ़ के आना था, एक बार रिवाइज करके आना था, बाकी यहाँ पे मैं करवाने के लिए तैयार था। तो आप लोग क्या करोगे ना, अभी मैं पी ब्लॉक पढ़ा दूंगा, उसके क्वेश्चन कर दूंगा, फिर आप ना 1 महीना बाद स्टार्ट करोगे, जब आपके ऊपर प्रेशर फील होगा कि अच्छा पी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। उसके चक्कर में जो उस टाइम चल रहा होता है ना सिलेबस, उसको लेकर डूब जाते हो तुम लोग। तो मौज करते रहो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, काफी लग्जरियस लाइफ है तुम लोगों की। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल होंगे, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटलॉइड से, पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चाल्कोजेन्स अपन इसको इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके, और ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में, इसलिए उनको चाल्कोजेन्स बोलते हैं अपन। जहां पे आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लेना, या फिर आपके नोटबुक में जो नहीं है, ठीक है, बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लिया तो चलेगा ना? चलेगा, देखना। नेक्स्ट है अकरेंस की अगर बात करें अपन, ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा ये होता है O2। ये अगर ऑक्सीजन लिखना है मतलब अपन क्या समझते हैं, ऑक्सीजन एटम। O2 लिखने का मतलब क्या समझते हैं अपन, हाई ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाई ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन गैस। ये अर्थ क्रस्ट में 46.6% वही मास, 6%। और मैं भी वही चीज पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में है। सल्फर की अगर बात करें अपन, तो ये 0.03% बाई वेट अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। और सल्फर की अगर बात करें, ये कौन से फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होंगे, जिप्सम के फॉर्म में होंगे, CaSO4.2H2O, जिप्सम। और जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट क्या होता है, MgSO4. MgSO4.7H2O। और एक होता है बेराइट, ये होता है बेरियम। BaSO4। बाकी सल्फाइड फॉर्म में भी होंगे प्रेजेंट। सल्फाइड फॉर्म जो होगा पीबीएस को क्या बोलते हैं अपन, गैलीना। सल्फाइड है ये, गैलेना बोलते हैं। ZnS सॉलिड स्टेट में अपन ने पढ़ा, जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं इसको, जिंक ब्लेंड। फिर एक होता है CuFeS2, ये क्या होता है, कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। चलो हटाओ ना मैं इसको। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट देखना, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। प्रॉपर्टीज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, NH2Np4 होता है। एटॉमिक रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले जो है वही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इस तरह से चलेंगे, ठीक है।
आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। जैसे 15 ग्रुप वाले के लिए डेल्टा H1 मतलब फर्स्ट वाले, सेकंड और थर्ड ऐसे ज्यादा होते थे, वैसे ही इसके लिए भी डेल्टा H1 की वैल्यू डेल्टा H2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब पहला आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाले से। फिर एक आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक्सेप्शन वाले पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ना उनके साइज क्या होते हैं, छोटे होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से सल्फर का ज्यादा। हाँ रिपल्सन जनरेट होता है। सबसे कम हो जाता सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। की अगर बात करें अपन तो 23, 45 है, मतलब पहले 2 वाला, 3 वाला, 4, 5 और लास्ट में क्या 1 वाले आ जाते हैं। फिर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अपन। केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन जो होगा -2 होता है, +1 होते हैं, +2 होते हैं, -1/3 होते हैं, -1/2 भी होते हैं और 0 भी होता है। देखना 0 हमेशा इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है ना जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 0 है। क्यों 0 है? फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसपे तो -1 ही आएंगे, और हाइड्रोजन नॉन हाइड्रोजन +1। 0 हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे HOF में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। चलो, इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड है ना। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हो सकता है ओनली किस केस में, कार्बोनिल केस में। आप याद करो कार्बोनिल वाले में, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आता था, वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, रिड्यूस या फिर क्या हो जाते थे, पॉलीमराइज हो जाते थे, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी आते थे। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखोगे। कोबाल्ट वाला था ना, मैग्नीज वाला, हाँ सेडेविक वाला जो रूल पढ़ाया था ना उसमें, हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोबाल्ट वाले कंपाउंड था, उसका 35 आता था, जिसमें फिर उसको 36 कर देते थे। हाँ वही CO आ गया, उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा क्या आते थे, नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के नोबेल इक्वल। गैस के। सेंट्रल एटम का जो अगला नोबेल गैस होता है ना उसके एटॉमिक नंबर। सेकंड पॉइंट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बिहेवियर अब नॉर्मल होता है किसकी तरह, किस लिए, साइज छोटा होता है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जबरदस्त बिहेवियर ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मतलब बिल्कुल, और जितने एटम है ना उससे डिफरेंट करते हैं। साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, इसलिए ज्यादा अपना क्या कर सकता, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता ये। थर्ड पॉइंट है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। H2 के साथ रिएक्शन की बात करें तो बताओ जो कंपाउंड बनेंगे वो कौन कौन से हो जाएगा, H2O हो जाएगा, H2S हो जाएंगे, H2SC हो जाएगा, H2TE हो गए, H2PO हो जाएंगे। अब मेरे को बताओ इसमें H2PO होता है। H2PO जो होता है, हाँ होता है, कम जगह पे आपको दिखाई पड़ेंगे, मतलब जल्दी कंपाउंड में आएगा नहीं, सॉरी रिएक्शन में जल्दी इन्वॉल्व नहीं, लेकिन बनता है। बताओ कम टाइम के लिए बनता है। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, H2PO का होगा। समझ में आ रहा है ना, साइज बड़ा हो गया तो H+ जल्दी दे देगा। H2PO हो गया, H2TE हो गया, H2SC हो गए, H2S हो गया और H2O हो गया। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, किसी का भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ जाए तो आप लॉजिक लगाओगे, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इसका मतलब खुद का क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब ऑर्डर आ जाएगा, सेम ऑर्डर
रहेगा। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले किस में आएगा? H2 वाले में ही आएंगे ना, हाँ। मतलब सेम एज एसिडिक हो जाएगा, दोनों सेम होंगे ना। हाँ सर। नोट कर लो। चलो हटा दे अपन। यस सर। तो थर्मल स्टेबिलिटी उल्टा हो, क्या? थर्मल स्टेबिलिटी वो सब उल्टा हो, स्टेबिलिटी और थर्मल। थर्मल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तो अपन देखेंगे तो जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब हीट देने पे कौन पहले ब्रेक करेगा, तो जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी H2। नेक्स्ट है कौन सा पॉइंट आएगा? फोर्थ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करवाओगे तो EO2 एंड EO3 बनता है, ये दो पॉइंट आपको बनाएंगे। हाँ, और इसके अंदर O3 हो गया, SO2 हो गया, ये सबके सब क्या होते हैं? गैसेस होता है। ठीक है, एक ध्यान रखना है SiO2 जो होता है साइज बड़ा होने के कारण ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। SO2 जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4 है, 4। बट इसमें रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी डोमिनेटिंग होती है, ध्यान रखना। 4 है तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। हाँ, बट अगर पिक करने के लिए आ गया सिंगल ऑप्शन तो हमेशा किस पे लगाओगे आप? रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हेलोजन के साथ रिएक्शन टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन EX2 भी बना सकता है, EX4 भी बना सकता है और EX6 भी बनाते हैं। इतने सारे कंपाउंड को बना सकते हैं, पता है ना आपको, हेलोजन के साथ रिएक्शन करने पे। देखो हेलोजन के साथ अगर रिएक्शन ये करता है ना, तो देखो इसको हटा देना अपन। हाँ यस सर। सर। एक तो O2F2 बनता है, लेकिन ये काफी अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल। ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन मिलकर OF2 बनाता है और दूसरा O2F2, लेकिन O2F2 अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? स्ट्रक्चर बनाओगे तो F हो गया, O हो गया, F हो गया, ऐसे ही आएगा ना, समझ में आ रहा है? इस पे तो माइनस बनाएगा, माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएंगे, ये प्लस बनाएंगे। देखो प्लस प्लस आपस में क्या होगा? बेकार हो जाएगा ना, तो इसलिए O2 क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। फ्लोराइड है ये, ऑक्सीजन के फ्लोराइड है, ऑक्साइड नहीं है। इसके अलावा H2F2 भी बनता है, H2Cl2 भी बनता है, Se2Cl2 बनता है, Se2Br2। ये बनता तो है बट इंस्टेंट में फिर से क्या हो जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। सॉरी, ये SeCl2 वाला, और क्या बन जाता है? SeCl4 प्लस सेलेनियम। यहाँ पे Ac का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। 1 से 4 गया ऑक्सीडेशन, 1 से 0 गया रिडक्शन। ये यहाँ पर लिखा है कि इसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। किसके ऑक्साइड? मतलब ये 15 ग्रुप 16 ग्रुप के। तो ऑक्साइड नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ही होंगे ना। और कल फिर वो जो टेल्यूरियम वाला था उसमें फिर वो 3 टाइप के 3 तरह के नहीं थे, एम्फोटेरिक था, बेसिक था। देखना मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं ना। हाँ। Mn2O7 कैसा होता है? एसिडिक। और वो हाँ। तीनों के तीनों आप यूं समझो ना, एक एक करके आपको सेपरेशन करना था यहाँ पे। TO3 तो किसी के पास अगर जिस पे ज्यादा चार्ज होगा, जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी ना, और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर किसी का ज्यादा है तो बोबल ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड होगा। आपके पास T+4 है, T+2 है, T+6 है,
इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है ना, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो आप यूं सोचो ना, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कभी वो आयंस फॉर्मेशन के लिए जाएगा नहीं ना, तो इसलिए वो एसिडिक होते हैं। लेकिन जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो इसके रिस्पेक्ट में आप डिसाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। एम्फोटेरिक। ये मिडिल वाला है तो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। हाँ, आया समझ में? हाँ नेक्स्ट है, देखना। नेक्स्ट ऐसा है, हाइड्रोजन के साथ बता दिया, ऑक्सीजन के साथ बता दिया मैंने आपको, हेलोजन के साथ भी एक्सप्लेन किया। अब इसके कंपाउंड है, सबसे पहला डाई ऑक्सीजन। देखना, डाई ऑक्सीजन की अगर बात करें ना तो प्रिपरेशन, बहुत सारे तरीके प्रिपरेशन के। आपको याद है KMnO4 की हीटिंग, और एक किसका हीटिंग, K2Cr2O7 की हीटिंग। KMnO4 की अगर हीटिंग करते थे तो क्या बनता था, K2MnO4 बनता था, प्लस में क्या MnO2 बनता है, प्लस O2 बनता है। यहाँ पे भी MnO2 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। जैसे पहला ब्रेक होता है वैसे ही दूसरा ब्रेक होता है, ये K2CrO4 बन जाता है, और Cr2O3 ये भी क्या होता है, यहाँ पे एम्फोटेरिक होता है, और इससे भी क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। तो ऑक्सीजन प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, अगर इसके नाइट्रेट को, नाइट्रेट ऑफ अल्कली, नाइट्रेट ऑफ अल्कली, अगर इसको आपने हिट किया तो ये क्या बन जाता है, मेटल नाइट्राइट बनता है, मेटल नाइट्राइट बनेगा, और प्लस में O2 बनेगा। एक्सेप्ट कौन सा, लिथियम। लिथियम के अगर नाइट्रेट है ना LiNO3, साइज छोटा होने की वजह से इसमें बांधे आ जाते हैं, और ये Li2O बन जाता है, प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। बट अगर जैसे आपके पास NaNO3 है, तो NaNO3 को अगर हीट करोगे तो ये क्या, Na2O नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, NaNO2 प्लस O2 बनेगा। एकदम सेम बिल्कुल सेकंड ग्रुप के लिए भी। सेकंड ये सब इस ब्लॉक में आया था। ये इस ब्लॉक में आया था। ये प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन है, इसलिए मैं सारे रिएक्शन को कवर करते हुए चल रहा हूँ। सेकंड ग्रुप में उसके भी नाइट्रेट को हीटिंग करोगे तो यही बनेगा, एक्सेप्ट दिस मैग्नीशियम MgNO3। ये डायगोनल रिलेशनशिप दोनों शो करते थे, तो ये भी MgO प्लस NO2 प्लस क्या बन जाता है, O2 गैस। बाकी दूसरे जो इसके अल्कली वाले होंगे उनको हिट करोगे तो नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो इसके प्रिपरेशन। बता दूं मैं इसको, सर एक मिनट, ये आपने वो बीच में वो पेज वो छुड़वाए थे वो क्या बीच में पी ब्लॉक लिखवा रहे थे अरे वो हर 15 ग्रुप के बाद आपने बोला 3-4 पेज छोड़ना। हर ग्रुप के बाद जो आपको एक्स्ट्रा लगे वो उस पर नोट कर सकते हो आप। अच्छा, पहले वो आपने उधर नहीं लिखा तो इधर नोट कर सकते हो। चलो हटाओ ना मैं इसको। यस सर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन। अगर किसी में इंटीजर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो इंटीजर ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्या होते हैं, सिंपल ऑक्साइड होंगे। जैसे एग्जांपल MgO हो गया, Al2O3 हो गया। बट अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होता है, मिक्स ऑक्साइड होता है। बताओ, मिक्स ऑक्साइड मतलब एग्जांपल समझ सकते हो आप, Pb3O4 हो गया, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, PbO भी प्रेजेंट है और Pb2O3 भी प्रेजेंट है। वैसे ये Fe3O4 हो गया, इसके अंदर भी दो प्रेजेंट है, एक Fe हो गया और Fe2O3 हो गया। इस तरह से एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, सारे के सारे एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे एसिडिक,
इसके अलावा मेटल के भी कुछ ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जैसे Mn2O7 हो गया, CrO3 हो गया, V2O5 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल के हैं लेकिन फिर भी एसिडिक है, ये आप ध्यान रखना। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा है? न्यूट्रल ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड हो गया, NO हो गया, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड में Al2O3 हो गया, Cr2O3 हो गया, BeO हो गया, इसके अलावा SNO हो गया, PbO हो गया, ZnO हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए। जहां पे आपने जो चीजें नोट नहीं की ले उसको जरूर आप लिख लोगे। मैंने कोशिश की है कि सारी एनसीईआरटी और उसके अलावा जो भी आपसे पूछता पेपर में वो कवर हो जाए। हटा दूं? yes sir एक मिनट। हटाऊं ना इसको अब मैं? हाँ सर। देखना, नेक्स्ट है आपके पास ओजोन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ओजोन, ओजोन जो होता है काफी रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। बॉक्स वाला। हाँ, के मतलब यूं समझ लो कितनी हाइट पे जाने पे आपको ओजोन मिलती है, अबाउट 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ऊपर जाने पे O3 ओजोन गैस। प्रिपरेशन की अगर बात करें अपन, तो प्रिपरेशन कैसा होता है ये, O2 जो होगा ना, O2 में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इधर एनोड लगा हुआ है, इधर कैथोड लगा हुआ है, और इसके बीच से आपने क्या पास करवा दिया, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस पास करवाओगे तो वहां पे क्या मिल जाता है आपको, O3। समझ में आ रहा है क्या मिलता है, O3। तो इसी को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब बीच से जैसे पास करवाते हैं तो कुछ टाइप का कोई वाइब्रेशन वगैरह ऐसा आवाज नहीं आती है, इसलिए लिखा जाता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये यहाँ से O2 और ये रिएक्शन बैलेंस करोगे तो 3 मिलेगा, O मिलेगा, ठीक है। और ये जो पूरा मिक्सचर होते हैं ना, ये मिक्सचर obtained contains 5 to 10% ओजोन, 5 to 10% ओजोन होता है इसमें by volume, and this mixture जिसमें ऑक्सीजन ओजोन दोनों मिले होते हैं ना, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ओजोनाइज ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज, कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। अगर प्योर ऑक्सीजन गैस है, सॉरी ओजोन, तो अगर ये गैस फॉर्म में होगा तो क्या होंगे, pale blue पेल ब्लू होंगे। लिक्विड फॉर्म में ये होगा, क्या होगा ये, dark blue अगर ये लिक्विड फॉर्म में आ गया क्या वायलेट होगा, डार्क वायलेट। violet वायलेट। चलो ये सारा कुछ ये तो नोट ही कर रखा है आपने, तो मैं इसको हटा देता हूँ ना। नेक्स्ट है, ये आपको पता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। O3 को अगर आप ब्रेक करते हो तो O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं। नेसेंट कोई भी होता है जो काफी रिएक्टिव होता है, बनते के साथ बेचैनी होने लगती है, दूसरे के साथ तुरंत ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलके उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है,
जैसे PbS प्लस O3, आपने जैसे ही इसको मिलाया तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका +2, इसका -2, तो ये तुरंत चला जाता PbSO4 में। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6, ठीक है, ये 4 आ गया। रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4O3 हो गया। अगर आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, I- या Ki के साथ आपने करवाया रिएक्शन, आपको पता है ना, कल ही करवा रहा था अपन, Ki + O3, Ki के बदले आप I- भी ले सकते हो, I- + O3 + H2O, तो I- Ki को I2 में कर रहा था और ये Ki + O3 और H2O था, तो वहां पे D2O लिया गया था, तो आप KOD बना रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप K रखते तो KOH बनता, बट आपने I- रखा है तो KOH के बदले क्या बनेगा, बस OH माइनस और खाली OH माइनस O2। आप यही KI रखते ना तो ये ऐसा बन जाता, I2 हो जाता, प्लस में क्या हो जाता, KOH हो जाता, KOH इस तरह से। तो O3 जो है ना काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बट एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ओजोन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ओजोन जो होंगे जनरली वो अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए फेमस है, लेकिन अभी एक रिएक्शन में आपको बताऊंगा जिसमें क्या होता है, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाता है। तो अभी मैं कुछ रिएक्शन आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे मैंने ना यहाँ पे देखो ऐसे एरो एक खींच रखी है और ऐसे कर दिया, ऊपर में मैंने O3 दिया। O3 जो होगा अपने आप को जब क्या करता है बताओ, रिड्यूस करता है तो O2 में जाता है ना, यही बना रहे थे ना, O3 + Ki + H2O, तो क्या बन रहा था, O2 का फॉर्मेशन कर रहा था। समझ में आ रहा है, O3 जो होगा कहाँ पे, O2 में। अभी जो रिएक्शन आपने लिखवाया लिखा भाई, अगर HCl है आपके पास तो HCl को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, -1 है तो ये Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो वैसे ही आपके पास HBr आ गया तो HBr को Br2 में, अभी आपने Ki रखा था, मतलब I- को किस में कन्वर्ट करता है ये, I2 में। समझ में आ रहा है। अगर आपने NH3 रखा तो NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो N2 में। बट ये एक ऐसा रिएक्शन है ना, ये H2O2 जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, दोनों की तरह ये काम करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। तो H2O2 जब डिकम्पोज होता है ना तो ये कहाँ पे चले जाते हैं, मैं इस रिएक्शन को स्पेशल यहाँ लिख देता हूँ, O3 + H2O, ये बन जाता है H2O + O2। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर ये जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। जनरली आपने अभी तक जो भी रिएक्शन देखा होगा उसमें ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन नोट कर लो बस, बाकी सारे कॉमन रिएक्शन है। हटा दे। हाँ सर। यस सर। देखना, जो व्हाइट लेड होते हैं ना ये, और O3 का काम जो होता है ना, कहीं पे ब्लैक स्पॉट बन गया है तो उसको हटाने के काम में भी आता है। जैसे PbCO3 जो है और PbOH होल्ड ट्वाइस, इसको व्हाइट लेड बोलते हैं अपन। इसी को तुम लोग क्या बोलते हो, व्हाइट पेंट बोलते हैं। अब इसको ने जैसे ही एटमोस्फेयर में रखते हो ना तो वहां पे जो सल्फर होता है, एटमोस्फेरिक सल्फर, उसके साथ रिएक्शन करके ये PbS का ब्लैक बना लेता है, ब्लैक का स्पॉट आ जाता है इसमें छोटा छोटा। वो क्या करता है, इस ब्लैकनेस को अगर हटाना है ना आपको तो O3 के साथ इसका रिएक्शन करवा देता है। O3 के साथ जैसे रिएक्शन करवाओगे PbSO4 का ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे ब्लैक स्पॉट बन गया तो उसको हटाने के काम में भी आता हो जाएंगे। अगर आपने नॉन मेटल में ना
नॉन मेटल में ओजोन की रिएक्शन करवाई तो या तो वो ऑक्सी एसिड बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, देखना I2 की रिएक्शन अगर आप ओजोन के साथ करवाओगे तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो वो किस में बन जाता है, I2O5 में। ओजोन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, बेचारा खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो I2 का I का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बाद में यहाँ पे कितना है 5। और ये मैंने आपको बता रखा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस मैंने करवा दिया तो क्या बनेगा, ये 5 वाला HiO3 बनेगा ना। अरे इसका 5 है तो 5 वाला ही बनाओगे ना आप, यही बनेगा ना। अगर P4 ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो P4O10 बनाएगा। अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो P4O10 कहां पे चला जाएगा, P का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है, H3PO4। हाँ H3PO4 बन जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरह से ओजोन था। और ओजोन की एक और प्रॉपर्टीज है जिसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। सर ये रखना नॉन मेटल वाला। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन अगली क्लास में 16 ग्रुप आप फिर से पढ़ के आओगे एक बार, और जो बचा है ना अभी पूरी पूरी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। कहाँ से? बस एनसीईआरटी के 16 ग्रुप पढ़ के आने। हाँ तो उस दिन भी आप पहले एक सेशन सरफेस केमिस्ट्री और फिर एक सेशन सरफेस केमिस्ट्री और एक सेशन ये पूरी पी ब्लॉक में आपको रिवीजन करवाऊंगा। आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैं अपनी तरफ से तो पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर साथ साथ पढ़ लिए तो पी ब्लॉक के क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर साथ साथ नहीं पढ़े तो इसके बाद चाहे जितना भी तुम मेहनत कर लो फिर पी ब्लॉक के क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। इसलिए आपके पास टाइम है, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे ना तो क्वेश्चन भी लग जाएंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं तो आंसर देख के क्वेश्चन तो फिर बना ही सकते हो कि इसका सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चलो बाय बाय। सर थैंक यू सर।